देखिए, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी और इसके लिए हम सभी को मेहनत करना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में इतनी बड़ी वैकेंसी यानी 21,391 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है बिहार पुलिस में, इतना बड़ा भर्ती कभी नहीं निकलने वाला है। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कुछ भी 2-3 महीना कुछ भी मत कीजिए, केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए। केवल आपका जो फोकस होना चाहिए वह स्टडी पर होना चाहिए और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस के लिए लगातार हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं अलग अलग बुक से, समझे कि नहीं। कभी लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, कभी स्पीडी बुक से, कभी इडुतेरिया बुक से, समझे कि नहीं। तो हर प्रकार से हम चाहते हैं कि आपका जो तैयारी है वो अच्छा हो और इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग का डेली लाइव प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है और अभी आपका 10 बज गया है और अभी आपका क्लास भी शुरू हो गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी जो है एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप सभी को अपने दोस्तों को बुलाना होगा कि यहाँ क्लास चल रहा है, चलो और शेयर कीजिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज जो होता है यह मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सभी 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। 2 का अगर आप ऑप्शन बी नागर शैली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नागर शैली में विष्णुपद मंदिर जो गया में है। जो लोग भी गया से होंगे उनको मालूम होगा कि गया में एक विष्णुपद मंदिर है जो नागर शैली में बना है। तो 2 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर का सही जवाब बताएं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन डी रवि कृति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है, रवि कृति हैं, यानी ऑप्शन डी रवि कृति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। फटाफट बताइए कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये 365 पोस्ट में पूछा गया था। बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। 5 का अगर आप ऑप्शन ए स्मॉग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं।
बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान से संबंधित है, तो आर्टिकल 23 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो 7 का अगर आप ऑप्शन है फैराडे बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है तो फैराडे होता है, तो फैराडे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। सही जवाब इसका शीशा हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो है वह शीशा होता है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो फटाफट 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फटाफट 9 का सही जवाब 1973 हो जाएगा। 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मीर जाफर विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव, ये बिल्कुल गलत है। मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के बीच में बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था। जलियांवाला का युद्ध ये डलहौजी विरुद्ध मराठे, ये भी गलत है। खेरा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। वानडिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। वानडिवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वानडिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो 10 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुई थी। तो 11 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं अंग्रेज व फ्रांसीसी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है और आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार भर्ती निकली हुई है, तो आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इस बुक में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और बिल्कुल 10वीं के सिलेबस के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय समायिका, बिहार एक अवलोकन और लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित यह बुक आपको देखने को मिल जाता है। इस बुक में हर वो प्रश्न दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। देख लीजिए, हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन इस बुक के इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में जब तक आप 80 प्लस स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो 80 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको स्टडी गाइड की ज़रूरत है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस दोनों बुक को खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ऑनलाइन इस बुक को मंगा लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन की सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
18 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने ही द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा था और इसी में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। तो रमेश चंद्र दत्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बिहार मद्य निषेध के 76 पोस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पायस का बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। दूध जो होता है वह इमल्सन का उदाहरण होता है। तो 13 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है। 14 का सही जवाब बताएं। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी अमेरिका एवं कनाडा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। फटाफट बताइए कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो यह NSSO बताता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है वह जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं NSSO, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। फटाफट बताइएगा, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। 16 का अगर आप ऑप्शन डी धान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। धान पौधा जो होता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। तो 16 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो 17 का ऑप्शन सी ग्रामीण विकास से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। तो 18 का ऑप्शन बी बेलारूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेलारूस जो है वह बाल्टिक देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सोच समझ के आंसर आप लोग करेंगे। तो फटाफट इसका सही जवाब बताएं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। 19 का अगर आप ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हेनरी विवियन डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। फटाफट 20 का सही जवाब बताएं कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। तेज बहादुर भी थे, आगा खान भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आप सभी जानते हैं कि सूची 3 होता है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है। तो देखिए, आपको पहले ही आपको बताए थे कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन पंचायती राज जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो 22 का अगर आप ऑप्शन डी अवतल लेंस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, समझे कि नहीं, तो ध्यान से बताइए। तो 23 का देख लीजिए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछे संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू व कान्हू थे। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, चित्तर सिंह थे, बिल्कुल सही जवाब है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह के जो नेता हैं मजमून शाह और चिराग अली शाह नहीं थे, यह बिल्कुल गलत है। पागलपंथी विद्रोह इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले युद्ध जो होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। सबसे पहले युद्ध कौन हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, तो पहले 2 होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। 3 ऑप्शन बचा, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध सबसे पहले होता है। कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सा युद्ध होता है, तो ये वेदरा का युद्ध होता है। तो वेदरा का युद्ध होता है, तो 2 के बाद 3 होगा, यानी ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। अब देखिए, पहले कर्नाटक युद्ध, उसके बाद वेदरा का युद्ध, उसके बाद कौन सा युद्ध होता है, तो उसके बाद वांडीवास का युद्ध होता है, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। 25 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई, तो 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले क्या हुआ था, 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, तो 2 हो जाएगा पहले। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव होता है, इसके बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्रिप्स मिशन आता है भारत में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 27 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सही जवाब कांगो नदी हो जाएगा। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। फटाफट 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। राइट आंसर इसका जौ सुरक्षा हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। फटाफट 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो देखिए, चश्मे के जो लेंस है ये क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे के लेंस क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो देखिए, महावीर से कौन सा नगर संबंध नहीं है, तो लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है और यहाँ जो है महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, और महावीर से संबंधित वैशाली है, पावापुरी है, चांपा है, लेकिन लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, एक साइड में वंश है, एक साइड में राजधानी है, और कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहले चंदेल की राजधानी खजुराहो थी, बिल्कुल सही जवाब। सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। प्रतिहार की राजधानी कनौज थी, लेकिन कलचुरी की राजधानी अजमेर नहीं थी, तो अजमेर वाला यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोटेरा का सूर्य मंदिर पूछता है या मोढेरा का,
तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563 में हुई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीर्थ यात्री कर की समाप्ति कब हुई, 1563 में हुई। ये देखिए अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई, ये भी सही है। पहले तीर्थ कर समाप्त हुआ, उसके बाद जजिया कर को समाप्त कर दिया अकबर ने। उसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना किया अकबर ने 1582 में, ये भी सही है। लेकिन महजरनामा 1578 में नहीं हुआ, ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली ऐसे क्लास पाने के लिए। और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित होकर आप क्लास में आइए, सिलेक्शन आपके हाथों में है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था। तो 34 का अगर आप ऑप्शन डी जहांगीर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन जो है जहांगीर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, लेकिन चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में होती है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। बॉन्ड आप लोग पढ़े ही होंगे, बंधन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एकल बंध होगा, एकल बंध के बाद कौन सा होगा, द्विबंध होगा, द्विबंध के बाद त्रिबंध होगा। तो देख लीजिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो ये जो अंग होता है हमारा यकृत होता है, यकृत बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये कौन सी योजना में हुआ था योजना काल में, तो ये जो योजना काल था वो चौथी योजना काल था। चौथी योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो फटाफट सही जवाब बताएं कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। फटाफट 40 का सही जवाब बताएं कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है पहले देख लीजिए, ये सब दर्रा है। नाथुला दर्रा सबसे पहले देख लीजिए, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही जवाब है। चांगला दर्रा कहाँ है, तो चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन बामडीला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। फटाफट 42 नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। तो इसका सही कारण है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, और डेल्टा क्षेत्र में चावल की पैदावार सबसे अधिक होती है। अगला देखिए, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया था। एक क्वेश्चन हम आपको पहले ही करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, कुछ दिन पहले आपको भाग 5, भाग 6, भाग 7 ये सभी पढ़ाए थे, तो उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के भाग जो है 11 में है, तो भाग 11 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़िए ताकि आपको आपसे कहीं भी गलती नहीं हो। आगे देखिए 44 नंबर के, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फटाफट बताइए
कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो कम से कम जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4, अगर 1/4 लोग का हस्ताक्षर है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। तो सही जवाब बताएं। तो देखिए, यदि कोई संसद जो है सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक बैठक में शामिल नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये भी सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तो संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य घोषित कर दे तभी संसद की सदस्यता जा सकती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये भी क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं, जो लोग डेली क्लास आते होंगे उनको मालूम होगा। तो फटाफट बताइए। तो 47 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। तो पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान जो है वह किस आर्टिकल में है। तो यह संविधान संशोधन से जो है 102वें संविधान संशोधन से 102वें संविधान संशोधन से जो है पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो याद करेगा 1 नंबर पाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो 49 का ऑप्शन है के दत्ता हो जाएगा। और मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी होमवर्क का क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और देखते हैं कि कौन कौन जो बच्चे हैं वो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। और उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और डेली क्लास चाहते हैं तो 10 बजे से आइए और 2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके लिखने से हम मोटिवेट होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।